रिसर्च संस्थान के द्वारा आज आयोजित कार्यक्रम, जिसमें वस्ती कर्म के विषय में प्रकाश डालने के लिए हमको आमंत्रित किया गया है। इसमें जो है मेरा टॉपिक मिला हुआ है लंबर स्पॉन्डिलोसिस में कटी वस्ती का प्रभाव। लंबर स्पॉन्डिलोसिस यानी कमर दर्द का बीमारी आज के समय में सबसे ज्वलंत समस्या है और अधिकतर लोग, ज़्यादा करके महिलाएं, इससे प्रभावित हो रही हैं। और ये भी जो हमारा प्रधान टॉपिक है डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज, यानी कमर के हिस्से में यानी मेरुदंड का जो घर्षण हो रहा है या उसमें डिजनरेशन हो रहा है, उसका प्रभाव लोगों पे पड़ रहा है। और ये सारी बीमारियां व्यस्त दिनचर्या के वजह से हो रही हैं। तो हम लोग ये जान रहे हैं कि सारे लोग भागदौड़ वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, सही समय पे भोजन, सही समय पे नींद ये नहीं मिल पा रही है और प्रॉपर डाइट भी हम लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो इसके वजह से शरीर में बहुत सारे मिनरल्स, कैल्शियम इत्यादि की कमी हो रही है, जिसकी वजह से डिजनरेशन ऑफ डिस्क हो रहा है। और इसके वजह से कमर दर्द, स्लिप डिस्क या फिर आपको लंबर स्पॉन्डिलोसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस, इस प्रकार की बीमारियां हो रही हैं जो जड़ से समाप्त नहीं हो पाती हैं। तो हमारा जो आयुर्वेद है ये बोलता है कि जितनी भी क्रोनिक बीमारियां हैं हम उसको ठीक करेंगे। तो क्रोनिक सेगमेंट में ये भी बीमारी आती है और इसके लिए आयुर्वेद में सबसे मेन है पंचकर्म। पंचकर्म थेरेपी उस बीमारी को ठीक कर रहा है जो दवा से ठीक नहीं हो पाती है। यानी हम लोग मेडिकेशन देते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन हो, आयुर्वेदिक मेडिसिन हो, वो केवल शमन का कार्य करता है। और ये पंचकर्म हमारा शोधन कर्म करता है। तो शोधन कर्म में हमारे कटी वस्ती, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जो है ये लंबर स्पॉन्डिलोसिस के बीमारी में ज़्यादा कारगर है और इसी पे मेरे को व्याख्यान देना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, लंबर स्पॉन्डिलोसिस रीढ़ की हड्डियों और पीठ के निचले हिस्से की डिस्क में उम्र के साथ होने वाली विकृति है। यह एक तरह का गठिया है जो घिसाव और तनाव के कारण होता है। लंबर स्पॉन्डिलोसिस को अपक्षयी डिस्क रोग और ऑस्टियोआर्थराइटिस भी कहा जाता है। यह समस्या वयस्कों में काफ़ी आम है। 80 साल से ज़्यादा उम्र के 40% से ज़्यादा लोगों को यह होता है और महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। लंबर स्पॉन्डिलोसिस बीमारी के लक्षण क्या हैं? पीठ दर्द और अकड़न, सुन्नपन, झुनझुनी या दर्द जो पीठ से नितंबों, पैरों, पंजों तक फैलता है। चलने के तरीके में बदलाव या चलने में दिक्कत होती है। सुबह के समय ज़्यादा दर्द रहता है। इसके इलाज के लिए एलोपैथिक मेडिसिन में नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं होती हैं, NSAID जिनको बोलते हैं। इसमें गर्मी सेक देकर या बर्फ़ का इस्तेमाल करके लोग उसका इलाज कराते हैं, करते हैं। भौतिक चिकित्सा यानी फिजियोथेरेपी भी इसका थोड़ा बहुत प्रक्रिया है जिससे इलाज होता है। और मुख्य है आयुर्वेदीय वस्ती चिकित्सा। तो हम लोग कटी वस्ती के बारे में सीखने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन में कटी वस्ती का परिचय देता हूं मैं। कटी का समान अर्थ होता है लंबर रीजन यानी कमर। जिस कटी वस्ती एक प्रकार का स्निग्ध स्वेद है। सर ने बताया कि स्वेदन कर्म इसमें होता है। तो स्वेद है, स्वेद प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया द्वारा सुषुम तेल लंबोसैक्रल रीजन पर डालकर एक नियत अवधि तक धारण कराया जाता है, उसे कटी वस्ती कहा जाता है। वस्ती का अर्थ होता है धारण करना। तो कटी का कमर और वस्ती माने धारण कराना, यानी कमर के हिस्से में एक घेरा बनाकर, जिसमें आप ज़्यादा करके हम लोग उसमें आटा का यूज करते हैं और उससे घेरा बनाकर और उसमें तेल को धारण कराया जाता है। एक निश्चित अवधि तक 45 से 1 घंटे की अवधि होती है और बार बार उस तेल को गर्म करके बदलते रहते हैं। इससे बीमारी फायदा करता है। इसका इंडिकेशन किस बीमारी में है? तो लंबर स्पॉन्डिलोसिस, डिस्क प्रोलैप्स, लंबोसैक्रल स्ट्रेन, क्रोनिक लो बैक पेन, साइटिका में भी है, स्लिप डिस्क, डिजनरेशन ऑफ वर्टिब्रल डिस्क एंड पैरालिसिस ऑफ लोअर बॉडी। तो कटी वस्ती करने से इतना प्रभाव होगा। तो हमारा जो प्रक्रिया है उसमें क्या फायदा होता है? अब इसमें देखिए, कटी वस्ती इज इंडिकेटेड इन द पेनफुल कंडीशन ऑफ द लो बैक रीजन, रिलीव्स पेन इन द लोअर बैक रीजन। इसको करने से लोअर बैक में पेन में कमी आती है, स्टिफनेस में कमी आती है और डिस्क का कैपेबिलिटी बढ़ जाता है, चलने में उसको दिक्कत नहीं होती है।
डिक्रीजेज वीकनेस ऑफ लंबोसैक्रल रीजन, यानी कमर में कमजोरी को भी दूर करता है। बेनिफिशियल इन रिलीविंग पेन, इनहेंसेज ब्लड सर्कुलेशन ऑफ द लो बैक, यानी पीठ के हिस्से में ब्लड का सर्कुलेशन यानी रक्त का प्रभाव ही बढ़ा देता है। मेडिकेटेड कटी वस्ती वायल गेट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्किन, इट हैज यूनिक हीलिंग इफेक्ट्स। जब वो तेल गर्म किया जाता है तो त्वचा के थ्रू वो एब्जॉर्ब होता है बॉडी में, और वहाँ पे जाकर नर्व्स को सूथिंग इफेक्ट प्रदान करता है, यानी सूजन अगर नर्व में हुआ हो उसको कम करता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन स्पाइन का कम होता है और मसल का, और इसकी वजह से चलने फिरने में जो समस्या होती है वो कम हो जाती है। और दूसरा नंबर, ये आयुर्वेदिक पद्धति से कैसे काम करता है। तो चूंकि ये वातज व्याधि है तो ये वात का भी शमन करके और उसमें हीलिंग का काम करता है। और इस प्रक्रिया को करने से पूर्व क्या क्या चीज जरूरी है जिससे बचना है लोगों को। जैसे रोगी को खांसी, ज्वर आदि व्याधि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें 1 घंटा का प्रोसेस है, तो कम से कम उसको शांति से सोना पड़ेगा। तो खांसी नहीं होना चाहिए, ज्वर नहीं होना चाहिए। रोगी 5 वर्ष से नीचे अथवा अत्यंत वृद्ध नहीं होना चाहिए। रोगी ने मल मूत्र का विसर्जन प्रक्रिया शुरू होने से पूर्व कर लिया हो। रोगी को उल्टी, हिक्का इत्यादि का वेग उत्पन्न नहीं होना चाहिए। अब हम लोग इसका क्या क्या सामग्री प्रयुक्त करेंगे उसमें वो देखते हैं। जैसे उड़द का आटा आधा किलो लेंगे। तिल का तेल सबसे सुपीरियर होता है, हालांकि हम लोग निर्गुंडी, महामास, दशमूल का भी तेल यूज कर सकते हैं। उसके बाद तिल का तेल, तेल पात्र 2 लेंगे। तेल गर्म करने वाला पात्र होगा, चूल्हा रहेगा, टेबल रहेगा जिसपे पेशेंट को लिटाएंगे। आवश्यकता अनुसार टेप भी लगा सकते हैं, या फिर रुई और स्पंज की मदद भी उसमें लेनी होती है। तो रुई और स्पंज चाहिए, तौलिया चाहिए और एक चम्मच चाहिए। इस प्रक्रिया को, कटिबस्ती प्रक्रिया को 3 भागों में विभक्त किया जाता है: पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। पूर्व कर्म में रोगी को पीठ के बल लिटा दिया जाता है। कटी प्रदेश पर 10 से 15 मिनट अभ्यंग कराया जाता है, यानी मालिश किया जाता है कटी प्रदेश का। रोगी के सिर को तौलिए से सहारा दे दिया जाता है। लंबोसैक्रल या सैक्रोइलियक ज्वाइंट के अनुसार कटिबस्ती यंत्र रखकर अथवा उड़द के आटे से छोटा घेरा बना लिया जाता है। घेरे की चौड़ाई 2 इंच एवं ऊंचाई 2 इंच कम से कम होनी चाहिए। घेरा बनाने की प्रक्रिया को अच्छे से करके इसको रखना है, जिससे तेल का रिसाव नहीं हो पूरे प्रक्रिया पर। अब इसमें तेल औषधीय तेल है, उड़द का आटा है जिसका पीठी बनाया हुआ है, 2 इंच ऊंचा दीवार है। तेल को इनडायरेक्ट गर्म करना है, यानी उसको डायरेक्ट आंच पे नहीं गर्म करके एक पात्र में जल रख के, जल के अंदर उस पात्र को रख के गर्म किया जाता है। तेल का तापमान 40 से 45 डिग्री होना चाहिए। तेल को सहनीय, यानी पेशेंट को जब हम लोग देंगे तो उस समय उसका टेम्परेचर उसको महसूस करा के पूछेंगे कि हाँ तुमको बर्दाश्त हो रहा है कि नहीं, उतना गर्म ही होना चाहिए। और उस तेल को हम लोग 3 से 4 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें करना है मेन प्रोसीड्योर, प्रधान कर्म। कटी वस्ती के लिए प्रयुक्त होने वाले चयनित तेल को मूर्छित कर लिया जाता है, यानी उसको औषधीय कर लिया जाता है। उसको औषधीय द्रव्य मिला के उसको मूर्छित करना प्रक्रिया कहा जाता है। तेल को हॉट वाटर बाथ की प्रक्रिया द्वारा गर्म किया जाता है। तेल को त्वचा के स्तर से 2 इंच ऊपर की दीवार से समान रूप से डाला जाता है। सुषुम तेल को निर्धारित समय तक कटी प्रदेश में रहने दिया जाता है। रुई या स्पॉन्ज की सहायता से तेल को निकाला जाता है। बार बार तेल को बदलते रहना चाहिए ताकि पूरी प्रक्रिया के दौरान तेल का तापमान समान बना रहे। अब इसमें सावधानी वही हो गया, बहुत ज़्यादा गर्म तेल ना हो, टैपिंग सही से हो, तेल लीक ना हो, रोगी ज़्यादा हिले डुले नहीं। अब पश्चात कर्म, पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीड्यूर। निर्धारित समय के बाद तेल को कटी प्रदेश से हटाकर उड़द का आटा निकालकर साफ तौलिए से पोंछ दिया जाता है। नोट में हम लोग देख लेंगे, चिकित्सा के बाद रोगी को जटिलताओं से बचाने एवं लाभ को अधिकतम करने के लिए प्रत्येक सत्र के बाद सामान्य देखभाल की सलाह दी जाएगी, जिसमें हल्का और सुपाच्य भोजन होना रहेगा, अच्छी नींद लेगा और गुनगुने जल से स्नान करेगा। वो इससे फायदा क्या है, कटी बस्ती करने से उसको क्या फायदा हुआ। तो कटी बस्ती से उस लोकलाइज्ड एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, सूजन कम होती है और नसों पे दबाव कम होता है, जिससे पेशेंट को फायदा मिलता है। तो यही जो है मेरा कटी बस्ती के प्रति ये था। धन्यवाद।